देखिए, अनुच्छेद 32 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो रिट के बारे में देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है उसके अनुच्छेद 32(2) में रिट का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 32 और आपका अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के अगर उल्लंघन हो रहा होगा तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट। और इसमें आपका कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये अगर मूल अधिकार के उल्लंघन हो तब ऐसा होगा। अब देखते हैं कि इनमें जो 5 प्रकार की रिट है, तो उनमें सबसे पहले है जो उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यायालय है वो बंदीकर्ता को, जो बंदीकर्ता व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी किया हुआ है, उसको ये आदेश देगा कि भाई 24 घंटे के भीतर जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि जिस कारण इसको बंदी बनाया गया है वो विधि सम्मत है या नहीं है। अगर विधि सम्मत है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे अपना फैसला सुनाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे मुक्त करने का आदेश जारी करेगा। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो ये अनुच्छेद 21 जिसमें बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये 21 हमने पढ़ चुके हैं। तो इसका मूल भाव इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में है। ठीक है, ये जो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। तो इसमें क्या हुआ? पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें यह होगा कि भाई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और अगर वह विधि सम्मत होगा, मतलब कि भाई उसको बंदी बना रखा है सही आधार पर, तो उसके आधार पर कार्रवाई करेगा। और यदि अगर ऐसा नहीं है तो उसे वो क्या करेगा? मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये जो मूल भाव है इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मूल भाव है, जो इस रिट का मूल भाव है, वो अनुच्छेद 21 से है। अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा, इसमें ये जो रिट है आपकी, ये दो लोग हैं, मतलब दोनों के प्रति, दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। या तो वो लोक अधिकारी हो, ठीक है, लोक अधिकारी हो, या फिर कोई निजी व्यक्ति हो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये गवर्नमेंट, अगर कोई अधिकारी ऐसा काम करते हैं तब भी, और अगर कोई निजी व्यक्ति कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी ये जारी की जा सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है आपका वो है परमादेश। तो परमादेश से आपको जैसे समझ में आ रहा है, परम आदेश है ना, क्या आ रहा है? परम आदेश। तो आपका दो शब्द अगर आप ढूंढेंगे, संधि विच्छेद भी आप कहीं कर लें तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परम आदेश यानी कि बड़ा आदेश, एक तरह से परम आदेश का मतलब बड़ा आदेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये न्यायालय के अधीन है। ठीक है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर कोई जैसे सरकारी व्यक्ति है तो उसे आदेश देता है, वो क्या, उसे आदेश देता है सरकारी व्यक्ति को, या लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है न्यायालय इसके माध्यम से कि उस व्यक्ति को जो जिस कार्य के लिए बाध्य किया गया है, जिस कार्य हेतु उसे बाध्य किया गया है, उस कार्य को करे। ठीक है, वो इनकार नहीं कर सकता। ठीक है,
तो लेकिन यह है कि अगर संविदा पर है तो उसे कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट लिख लेंगे कि ये न्यायालय के विवेकाधीन है, न्यायालय के विवेकाधीन, न्यायालय के विवेकाधीन। ठीक है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति के साथ कैसे करें। और ये किसके विरुद्ध? लोक अधिकारी, यानी कि जैसे कोई सरकारी व्यक्ति है और वो कोई कार्य अपना जो है नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसे न्यायालय जो है बाध्य कर सकता है, ये समझिए आप। ठीक है, तो परमादेश का मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो सरकारी व्यक्ति है तो न्यायालय उसे बाध्य कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि संविदा, अगर संविदा है तो संविदा पर ये नहीं होगा, जबकि अगर लोक अधिकारी यानी कि सरकारी व्यक्ति है तो उस कार्य के लिए बाध्य कर सकता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये विवेकाधीन पर निर्भर है। इसके माध्यम से जो लोक अधिकारी हैं यानी कि सरकारी व्यक्ति है उसे आदेश दिया जा सकता है कि वह उस कार्य को करे। ठीक है, जिस कार्य करने हेतु वह बाध्य है। ठीक है, क्लियर हो गया कि लोक अधिकारी को यह आदेश दिया जा सकता है, सरकारी व्यक्ति को आदेश दिया जा सकता है कि भाई जिस काम के लिए तुझे बिठाया है, जिस काम के लिए बनाया है, उस कार्य को तुम करो। तो यही क्या है? परमादेश। ठीक है, और इन न्यायालय के विवेक अधीन पर कार्य करता है, मतलब अपने विवेक पर कार्य करता है न्यायालय। अच्छा, ये लागू नहीं हो सकता किन पर? जैसे आप देखेंगे ना, राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यपाल, राज्यपाल इन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इनके विरुद्ध लागू नहीं होगा। तो विरुद्ध, मैं पूरी बात लिख देता हूँ, विरुद्ध लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में क्या है? ये जो है ये किसी न्यायिक या अर्ध सरकारी व्यवस्था जो संस्था है, न्यायिक या अर्ध सरकारी संस्था, न्यायिक या अर्ध सरकारी संस्था के विरुद्ध जारी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि जो न्यायालय है, इस रिट के मतलब बारे में ये बात है कि जो जैसे न्यायालय है तो अपने न्यायालय अपने न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को, मतलब किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यायिक या अर्ध सरकारी संस्था है, कोई न्यायिक या अर्ध सरकारी संस्था है, जैसे न्यायिक संस्थाओं में कौन आ गया? जैसे हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो आपका किसी फैसले पे सुनवाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? किसी फैसले पे सुनवाई कर रहा है, तो तुरंत अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रतिषेध लगा सकता है, मतलब उस सुनवाई को रोक सकता है। क्लियर? ठीक है, तो इसके समझ में आ गया कि जो जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट कोई सुनवाई कर रहा है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ऐसे याद रखिएगा आप, सुनवाई कर रहा है तो इस पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। कैसे? कैसे? ये जो रिट है आपकी, कौन सी वाली? प्रतिषेध के माध्यम से। तो प्रतिषेध के माध्यम से उस फैसले पर जिस पर सुनवाई चल रही है उस पर क्या करेगा? वो रोक लगा सकता है, उसे रोक सकता है। अच्छा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जैसे कोई न्यायिक, जैसे कोई आपकी न्यायिक या न्यायालय है, जैसे न्यायालय वो अगर अतिक्रमण कर रहा है, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, तो अतिक्रमण को रोकना है। याद रखिएगा,
अतिक्रमण को क्या है, रोकना, मतलब अपने, सिर्फ अपने दायरे में रहे, इसका ये मतलब बनता है। ठीक है। अच्छा, किसके खिलाफ नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं होता, तो यहाँ किसके खिलाफ इसका जो है प्रयोग नहीं होता, तो याद रखिएगा कि विधायिका के खिलाफ, ठीक है, कार्यपालिका के खिलाफ, और कोई निजी व्यक्ति, इसका प्रयोग, इसके निजी व्यक्ति के खिलाफ इसका जो है कार्रवाई यानी कि प्रतिषेध या रिट जारी नहीं हो सकती। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं हो सकता, तो आप ये बात लिख लीजिए कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी स्टेटमेंट अगर बनकर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में क्या है भाई, उत्प्रेषण में ये है कि जैसे कोई वरिष्ठ न्यायालय है, ठीक है, कोई वरिष्ठ न्यायालय है, तो वो क्या करेगा कि अपने अधीनस्थ न्यायालय, या अधीनस्थ का मतलब हो गया जो उसके अंडर में है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से इसको ये वाली रिट जारी की जाती है। तो इसमें क्या है कि जो वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब उच्च एक तरह से, ठीक है, तो वरिष्ठ, जो वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ, अपने अधीनस्थ को क्या करता है कि अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकता है, को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकता है। याद रखिएगा ये बात। अब मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ तो आपने प्रतिषेध में भी पढ़ा है कि भाई प्रतिषेध में भी तो क्या कर रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाकर हाई कोर्ट को मना कर देगा कि भाई सुनवाई हो रही है, ये जो सुनवाई आप कर रहे हो ये सुनवाई अब नहीं होगी। ठीक है, और उत्प्रेषण में भी मैंने कुछ ऐसी ही बात बताई है कि भाई यहाँ क्या कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट को क्या करता है अपनी अधिकारिता का उल्लंघन, ठीक है, अपने अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। ऊपर वाले में भी तो कुछ ऐसा ही है कि क्या हो रहा है, हाई कोर्ट जो है वो अपने एरिया से बाहर निकल रहा है, हाई कोर्ट जो है वो अपने एरिया से बाहर निकल कर और क्या कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा और उसे बोलेगा कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, आप वहीं जाओ वापस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें विधायिका कार्यपालिका जो निजी व्यक्ति है कोई, उसके खिलाफ ये जो प्रयोग है इसका नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी उत्प्रेषण में ऐसा नया क्या है कि भाई जो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या हो गया फिर, तो याद रखिएगा जो उत्प्रेषण है इसमें जो कार्यवाही होती है, मतलब जैसे कोई कार्यवाही है तो उसके समाप्त होने के बाद, ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है कार्यवाही, कार्यवाही समाप्त, कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय, निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ अंतर, दोनों में क्या अंतर हुआ देखिए। ऊपर वाला जो था ये प्रोविशन वाला, इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्यवाही है उसको रोकने का काम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्यवाही यानी कि
जो सुनवाई है, उस केस की जो कार्यवाही चल रही है अभी, उसको रोक दिया गया। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ कार्यवाही पूरी हो गई, कार्यवाही समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गई। अब कार्यवाही के बाद में निर्णय आएगा ना, तो निर्णय कंप्लीट कराने के लिए, निर्णय देने के लिए रिट डाली जाएगी। कौन सी? उत्प्रेषण। क्लियर? दोनों में अंतर ये हो गया, ऊपर जो प्रतिषेध है उसमें कार्यवाही रोकी जाएगी, और यहाँ कार्यवाही के समाप्त होने के बाद जब रिजल्ट आना है तो उस समय ये रिट डाली जाएगी। ठीक है, तो दोनों में शायद आप अंतर समझ गए होंगे, और उत्प्रेषण और आपका प्रतिषेध। ठीक है, अब देखते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब आप देखेंगे आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। इसका मतलब ये है आपका क्या प्राधिकार है, किसका? अधिकार परीक्षा का। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद पर व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ये जारी की जाती है। इसको लिख लीजिए कि असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन मतलब बैठे हुए, या जो पद को ग्रहण किया हुआ है, जिन्होंने पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कोई अगर असंवैधानिक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ ये जारी की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसी में क्या आते हैं, इसी में जो रिट जारी करने का अधिकार है तो उसके लिए 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द, और ये आपने सुने भी होंगे। तो रिट जारी करने के लिए 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक है आपका, ये बहुत बार आपने सुना होगा, PIL। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन। ठीक है, तो PIL ज़्यादातर बस PIL याद रखते हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी देख। ठीक है, तो PIL हो गया। और दूसरा क्या है आपका? जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, तो ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको बोलते हैं क्या आपका? न्यायिक सक्रियता। ठीक है, और यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? लोक हितवाद। क्या? लोक हितवाद। ठीक है, अब दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि PIL क्या है। तो देखिए, PIL जो है वो एक ऐसी याचिका है, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो किसी अन्य संस्था के माध्यम से अपनी याचिका जो है वो न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, भारत में पहले ये था कि कोई अगर प्रभावित व्यक्ति है तो वो न्याय पाने के लिए जो अपने अधिकार का है उसको अपील कर सकता था, लेकिन इसको अब जो है बदला गया है ये। ठीक है, अब क्या है कि अब कभी तो ऐसा भी अब तो ऐसा भी होने लगा है कि अब स्वयं संज्ञान ले सकता है। ठीक है, न्यायालय जो है वो स्वयं संज्ञान भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस हो गई अब चीज़ें।
अच्छा, यहाँ एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो जनहित याचिका है आपकी, तो जनहित, ये मैं रेड से लिख देता हूँ, थोड़ा याद रहेगा आपको। जनहित याचिका के जनक, ठीक है, तो ये भारत में है ना, तो याद रखिएगा कि वो कौन है आपके, पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती। तो जनहित याचिका के जनहित याचिका के जो जनक हैं, ये कभी आए पेपर में तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पीआईएल का तो आपको पता चल गया कि भाई आप किसी संस्था के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। और अब तो ऐसा होने लगा है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है न्यायालय संज्ञान ले रहा है। अब देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता इसमें क्या है। तो न्यायिक सक्रियता ये है कि जब कोई न्यायपालिका है, ठीक है, वो अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनमें दखलंदाजी करने लग जाती है। तो समझ गए आप कि इसमें जो न्यायपालिका है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, तो ये न्यायपालिका है, ठीक है। तो अब न्यायपालिका क्या कर रही है कि ये हो गई आपकी विधायिका और ये हो गई आपकी कार्यपालिका। तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये जो अतिक्रमण कर रही हैं, ये वाला जो भाग है, ठीक है, विधायिका में भी घुस गए और कार्यपालिका में भी घुस गए, जबकि न्यायालय का अपना अलग था, ठीक है। तो ये ऐसे थी, ये अलग अलग हैं। तो जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को पर अतिक्रमण करती है, तो इसमें क्या है कि इस दखल को जो है, इसके लिए सक्रियता जो मतलब जो रिट जारी होती है वो क्या है, न्यायिक सक्रियता। तो याद रखिएगा कि न्यायिक सक्रियता क्या हो गई, जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसके खिलाफ जो रिट जारी होगी उसको बोलते हैं क्या आप, अधिकार प्रच्छ। क्या कहेंगे, अधिकार प्रच्छ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि कोई जैसे कोई असंवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। तो इसी में देखा आपने, रिट जारी करने के अधिकार के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपको हो गया पीआईएल और एक हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म में मैंने ये बात बोली कि जब न्यायपालिका जो है वो अपने न्यायिक क्षेत्र को छोड़कर, न्यायिक भूमिका को छोड़कर क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है विधायिका में। एक तरफ देखिए राइट साइड विधायिका और एक तरफ कार्यपालिका, तो वो क्या करेगी, दोनों भागों में या किसी एक भाग में जो है अतिक्रमण करने का जो दखल देती है उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, ठीक है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई, ठीक। अब क्योंकि आगे हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये आपका 32 हो गया, 33 देख लेते हैं। रिट तो आपकी पूरी हो गई और हम अनुच्छेद भी पढ़ रहे थे, मूल अधिकार पढ़ रहे थे हम, तो उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अनुच्छेद जो आपका 33 है, इसमें क्या कहा गया है, ये जो उपबंध हैं, याद रखिएगा कि ये जो हैं उपबंध हैं, उपबंधों के बारे में है। तो इसमें जो है संसद को एक शक्ति प्राप्त है, या आप ऐसे लिख सकते हैं सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, ठीक है। इसमें है क्या, आप सुन लीजिए। देखिए, जो संसद है उसको एक शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल जो 33 है वो ये प्रदान करता है कि भाई जो सशस्त्र बल हैं, खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है, और इन जो और इस तरह की एजेंसियां हैं, उनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समुचित कार्य करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए है। तो ये मेन हो गई किसकी, संसद की, एक तरह की संसद की पावर को दिखा रहा है, यानी कि संसद की शक्ति को दिखा रहा है मूल अधिकार के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन एरिया कौन सा है जिसको वो कर सकता है अभी, तो वो याद रखिएगा, सशस्त्र बल, ठीक है। अब अनुच्छेद 34 देख लेते हैं, अनुच्छेद 34, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 34, तो इसमें मार्शल लॉ और मूल अधिकार, मार्शल
लॉ एवं मूल अधिकार, मार्शल लॉ और मूल अधिकार के बारे में है। तो यहाँ क्या है, इसके अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है, ठीक है, क्या अगर किसी भारत के किसी भी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है, सैन्य अधिनियम लागू है, तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि भाई वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे ना कि जहाँ 7 सिस्टर्स नहीं है, ये अपना भारत का जो पूर्वी भाग है, आप देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जो हैं, तो वहाँ अगर आप देखेंगे सैन्य अधिनियम, जैसे अगर मैं बात करूँ अफ्स्पा की, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अफ्स्पा जैसे लागू हो गया यहाँ, जो सैन्य अधिनियम मैंने बनाया ना, तो जैसे इस क्षेत्र में सैन्य अधिनियम यानी कि जैसे अफ्स्पा एक कानून है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसके बारे में। तो अफ्स्पा जैसे लग गया तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ मूल अधिकार जो हैं, जो मूल अधिकार हैं वहाँ उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये जो है संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि जो जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनकी व्यवस्था को बरकरार रखने या पुनर्निर्मित मतलब एक तरह से पुनर्निर्मित का मतलब हो गया द्वारा बनाना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य हैं, ये व्यवस्था है, उसको बरकरार रखने के लिए और पुनर्निर्मित करने के लिए जो है पावर दी गई है, वो किसको? याद रखिएगा, संसद को। ये पावर भी जो मैंने अभी बताई सैन्य अधिनियम वाली, यहाँ जो मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, वो वाली भी किसके अंतर्गत है? तो वहाँ मार्शल लॉ जहाँ लगेगा तो वहाँ संसद, ये संसद के अधीन है ये, कि भाई संसद जो है वो कंट्रोल कर सकती है मूल अधिकार को। ठीक है, अनुच्छेद, लेकिन कब? कुछ परिस्थितियों में जहां सैन्य अधिनियम लागू है, ये बात है। ठीक है, अनुच्छेद 35, इसके तहत जो है संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार दिए गए हैं। तो मतलब मूल अधिकार जो है, विशेष मूल अधिकार बनाने के लिए जो कानून है उसकी शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन ये जो है सिर्फ संसद को है। ठीक है, तो संसद क्या कर सकती है? संसद विशेष मूल अधिकार बना सकती है। ठीक है, जबकि राज्य विधानमंडल जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल जो है वो नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि भाई ये जो संसद जैसे कुछ विशेष मूल अधिकार बना सकती है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो, तो आप देखेंगे कि जैसे अनुच्छेद हो गया आपका 16 का 3 हो गया, और 32 का भी 3rd पार्ट है। ठीक है, और 34 से कुछ संबंधित हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये कानून, इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। याद रखिएगा, संसद। तो मूल अधिकारों पर, यानी कि विशिष्ट मूल अधिकारों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 35। तो इस तरीके से हमारा जो है मूल अधिकार वाला जो चैप्टर वो पूरा हो चुका है। एक बार आप उसको 1 बार 2 बार उस वीडियो को देखें तो थोड़ा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें।